क्या आप जानते हैं एक रॉकेट को चांद तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत, साइंस और कितना पैसा लगता है? कैसे एस्ट्रोनॉट्स तैयार होते हैं, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है और ये ज़मीन से चांद तक का सफ़र कैसे मुमकिन होता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, चांद पर जाने का सफ़र पहली दफ़ा नासा ने 1961 में शुरू किया था और इस मिशन को अपोलो मिशन कहा जाता है। नासा ने सैटर्न 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जो उस वक़्त का सबसे पावरफुल रॉकेट था। अपोलो मिशन में नील आर्मस्ट्रांग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जैसे इंटेलिजेंट एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। ये बात है 20 जुलाई 1969 की, जब पहली दफ़ा ईगल ल्यूनर मॉड्यूल ने चांद की सरफेस पर सेफली लैंड किया। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखते ही एक जुमला कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी चांद पर एक इंसान का ये छोटा सा कदम था, मगर ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस मिशन में बहुत सारा इल्म, टेक्नोलॉजी और 8 साल की मेहनत लगी थी। दोस्तों, हम अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स कैसे मून पर जाते हैं। चांद पर जाने के लिए सबसे पहले आपको एक मजबूत प्लान बनाना पड़ता है। इस प्लान में रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन तैयार किया जाता है और साथ मिशन के गोल सेट किए जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है क्योंकि इसने ज़मीन की ग्रेविटी को चीर के स्पेस में इंटर होना होता है। इस मिशन के लिए बेस्ट एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनका फिजिकल फिट और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पेस का सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि ज़हन का भी इम्तिहान होता है। फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को पानी के नीचे भेजा जाता है ताकि वो जीरो ग्रेविटी के माहौल को अच्छी तरह से समझ सके। पानी में रहने से एस्ट्रोनॉट्स को मूवमेंट और बैलेंस का अंदाज़ा हो जाता है, जो स्पेस में उनके लिए बहुत मददगार होता है। ये ट्रेनिंग उन्हें स्पेस में आसानी से काम करने में हेल्प करती है। रॉकेट का डिज़ाइन मिशन की सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक रॉकेट के 3 मेजर हिस्से होते हैं, प्रोपल्शन सिस्टम, फ्यूल टैंक्स और क्रू कैप्सूल। प्रोपल्शन सिस्टम एक इंजन होता है जो रॉकेट को ज़मीन की ग्रेविटी तोड़ने और स्पेस में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस इंजन का काम स्पेसक्राफ्ट को चलाना और स्पीड को बढ़ाना होता है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक्स के बारे में। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल टैंक्स में स्पेशल लिक्विड फ्यूल स्टोर किया जाता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो रॉकेट को एनर्जी देते हैं। चांद तक जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट ऑलमोस्ट 12,000 गैलन्स लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्यूल यूज करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में क्रू कैप्सूल वो हिस्सा होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट सेफली बैठते हैं और पूरे मिशन को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, रॉकेट को तैयार करने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि ये रॉकेट हर मुश्किल कंडीशन को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। उसके बाद जो एस्ट्रोनॉट्स मिशन पर जा रहे होते हैं उनको रॉकेट के सिस्टम्स और मैनुअल कंट्रोल्स के बारे में मुकम्मल बताया जाता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो रॉकेट को खुद भी कंट्रोल कर सके। रॉकेट को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीकों से प्रोग्राम किया जाता है। ये सारा काम मिशन कंट्रोल सेंटर में होता है, जहाँ कंप्यूटर्स और साइंटिस्ट रॉकेट के हर स्टेप को सेट करते हैं। दोस्तों, रॉकेट को एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री पर चलाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है जो उसे चांद तक ले जाता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो एस्ट्रोनॉट्स के पास मैनुअल कंट्रोल सिस्टम भी होता है ताकि वो रॉकेट को कंट्रोल कर सके। दोस्तों, जमीन से स्पेस तक का फासला ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स का होता है और स्पेस तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले जमीन की ग्रेविटी को क्रॉस करना पड़ता है। जमीन की ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती है, इसलिए रॉकेट को लॉन्च करते वक्त
बहुत ज्यादा स्पीड और एनर्जी की जरूरत होती है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसे एस्केप वेलोसिटी अचीव करनी पड़ती है। एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटी से छुटकारा दिलाने के लिए चाहिए होती है। एस्केप वेलोसिटी को समझना बहुत जरूरी है। सोचो, अगर आप एक बॉल को हवा में ऊपर की तरफ जोर से फेंकते हो तो वो एक पॉइंट पर जाके वापस नीचे गिरती है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जमीन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है। अगर आप बॉल को इतनी तेजी से फेंकते हो कि वो जमीन की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, यही स्पीड जो जमीन की ग्रेविटी को क्रॉस कर देती है, इसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, रॉकेट को जमीन की ग्रेविटी को क्रॉस करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती है। अगर रॉकेट की स्पीड इससे कम हो तो जमीन रॉकेट को अपनी तरफ खींच लेगी। और दोस्तों, जब रॉकेट 100 किलोमीटर ऊपर चला जाता है तो जमीन की ग्रेविटी कम होने लगती है और जमीन का एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाता है और इस पॉइंट को कार्मन लाइन कहते हैं। दोस्तों, इस लाइन के बाद स्पेस शुरू हो जाती है। अब आपको स्पेस के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताते हैं। स्पेस का टेम्परेचर कभी कभी इतना गर्म होता है कि वहाँ के प्लैनेट्स पर मेटल भी पिघल जाती हैं और कभी इतना ठंडा होता है कि सब कुछ फ्रीज हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेस में हवा बिल्कुल नहीं होती, इसलिए वहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है। इसका मतलब है कि जब आप स्पेस में होते हैं तो आप वेटलेस महसूस करते हैं, जैसे आप हवा में उड़ रहे हों। जमीन की ग्रेविटी को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जमीन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब रॉकेट स्पेस में इंटर होता है तो जमीन की ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है। रॉकेट स्पेस में जैसे ही ज्यादा ऊपर जाता है वो अपने आप अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है क्योंकि सब कुछ उसमें प्रोग्राम्ड होता है। जब ये रॉकेट स्पेस को क्रॉस करके चांद के पास पहुंचता है तो सबसे पहले वो चांद के आसपास घूमता है और वो इसलिए घूमता है ताकि वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली सेट कर सके। जमीन से दूर 150 किलोमीटर पर एक पॉइंट आता है जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। वहाँ पर जमीन और चांद की ग्रेविटी का इफेक्ट बिल्कुल एक जैसा होता है। ये पॉइंट ग्रेविटी इक्विलिब्रियम का होता है जहाँ पर जमीन की ग्रेविटी और चांद की ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आप चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं और चांद के ऑर्बिट में इंटर होने के बाद रॉकेट के पार्ट्स ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं। कमांड मॉड्यूल जो कि रॉकेट का एक पार्ट होता है वो चांद के ऑर्बिट में ही रहता है। यही पार्ट एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आता है और दूसरा पार्ट ल्यूनर मॉड्यूल वो आगे चांद की सरफेस की तरफ मूव करता है और लैंड करता है। चांद की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से 6th टाइम थोड़ी होती है। इसका मतलब है कि जब आप चांद पर कुछ उठाते हैं तो वो बहुत हल्की चीज लगती है। अगर आप जमीन पर 60 केजी का सामान उठाते हैं तो वही सामान जब आप चांद पर उठाएंगे तो उसका वजन सिर्फ आपको 10 केजी महसूस होगा। दोस्तों, अब स्पेस क्राफ्ट का हिस्सा ल्यूनर मॉड्यूल जब चांद पर लैंड करने लगता है तो ये अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। इस काम के लिए स्पेशल रॉकेट थ्रस्टर्स यूज किए जाते हैं जो इसे आराम से चांद की सरफेस पर लैंडिंग करवाते हैं। चांद की ग्रेविटी कम होती है इसलिए लैंडिंग बहुत केयरफुली की जाती है। ल्यूनर मॉड्यूल चांद के एक सेफ और फ्लैट एरिया पर लैंड करता है। लैंडिंग के बाद एस्ट्रोनॉट्स ल्यूनर मॉड्यूल से निकलते हैं, चांद को देखते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब काम खत्म हो जाता है तो ल्यूनर मॉड्यूल के ऊपर वाला हिस्सा वापस चांद के ऑर्बिट में जाकर कमांड मॉड्यूल के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। फिर एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में आकर जमीन पर आते हैं। जमीन के पास पहुंचकर रॉकेट सेफ ऑर्बिट में आता है और एस्ट्रोनॉट्स अपने क्रू कैप्सूल के साथ जमीन पर सेफली लैंड करते हैं। दोस्तों, अक्सर सवाल जो पूछा जाता है कि चांद कैसे रात को रोशन दिखाई देता है। बेसिकली दोस्तों, चांद खुद रोशनी नहीं देता बल्कि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। जब सूरज की रोशनी चांद की सरफेस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर जमीन की तरफ गिरती है और हमें चांद रोशन दिखाई देता है। दोस्तों, चांद पर ना तो हवा है और ना ही ऑक्सीजन जो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी होती है। जमीन की तरह कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इस वजह से ये बिल्कुल वैक्यूम जैसा लगता है। साइंटिस्ट को चांद के नॉर्थ पोल पर बर्फ
मिली है जिसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन ये इंसानों के लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं। इसलिए चांद पर सांस लेना या रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, जमीन से चांद तक का सफर सिर्फ एक ड्रीम नहीं बल्कि एक बहुत चैलेंजिंग और एक्साइटिंग मिशन है। हमने जाना कि कैसे रॉकेट को लॉन्च करते वक्त ग्रेविटी को तोड़ना पड़ता है, स्पीड को एडजस्ट करना पड़ता है और चांद तक पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को वहां का एनवायरनमेंट समझना पड़ता है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।